83। चलिए आ जाइए। अब आज जो है 10वां नंबर टेस्ट है और ये लास्ट टेस्ट है। हम आपको बोले थे टेस्ट भी करवाएंगे। टोटल 10 टेस्ट हो चुका है। ये 10वां नंबर टेस्ट है, लास्ट टेस्ट है। इसके बाद आपका क्लास जो है 12:30 से 5 ही चलता रहेगा और टेस्ट के स्थान पर 12:30 से 1:30 टेस्ट होता है। फिर अगले दिन 12:30 से 1:30 मेरा डिस्कशन होता है। लगभग पर डे तो मेरा क्लास हो ही जाता है। टेस्ट भी होता है तो एक प्रकार से मेरा ही क्लास मान करके चलना होगा आपको। तो अब जो है ये जो 12:30 से 1:30 का समय होता है, इस समय जो है अब हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी का वीडियो हम आपको दिखवा दिए हैं, कुछ बाकी है तो जो बाकी है वो हम आपको वीडियो दिखवा देंगे और साथ ही साथ जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। और कल से जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर होगा। ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर आज जो है एप्लीकेशन पर, टेलीग्राम पर, हर जगह हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, वो आप निकाल लीजिएगा। कल से आपको 12:30 से 1:30 ज्योग्राफी का क्लास होगा। कल से 12:30 से 1:30 ज्योग्राफी का क्लास होगा, 12:30 से 1:30 ज्योग्राफी का क्लास होगा और फिर उसके बाद ऑनवर्ड जैसे चलता था वैसे होगा। और साथ ही साथ जो है मैथ भी शुरू करवा देंगे 2 से 3 दिन में। मान करके चलिए इसी वीक या इस वीक ना हो तो अगले वीक जो है हम आपको करवा देंगे। ठीक है, मैथ। ठीक है, आ जाइए। ये लास्ट टेस्ट है, ध्यान में रखिएगा, ये लास्ट टेस्ट है। 10वां नंबर टेस्ट है। 10 टेस्ट हम आपको करवा दिए। हम आपको बोले हुए थे जब बैच अनाउंसमेंट किए थे, हम आपको बोले हुए थे हम आपको टेस्ट भी करवाएंगे, तो 10 टेस्ट हम आपको करवा दिए। इसके बाद जो है आगे ज्योग्राफी करवाएंगे और उसके बाद जो है फिर आगे धीरे धीरे जैसे जैसे चीज खत्म होता जाएगा वैसे वैसे जो है आगे हर चीज को करते जाएंगे। देखिए गुस्सा इसलिए आ रहा है, गुस्सा आने का रीजन है, आप स्वयं देखिए 14 और 15 पूरा क्लास बंद करके सिर्फ आपका क्लास लिए। रक्षाबंधन में पूरा क्लास बंद करके सिर्फ आपका क्लास लिए। संडे को हम किसी को टाइम नहीं देते हैं, भगवानों को टाइम नहीं देते हैं, समझ गए। संडे को हमसे भगवान टाइम मांगे तो हम टाइम ना दे, लेकिन फिर भी हम आपको पढ़ाते हैं, संडे को पढ़ाते हैं। तो इतना सब चीज करके हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको टेस्ट करवा रहे हैं, हम आपके सिलेबस को धीरे धीरे खत्म करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और इस प्रकार का निगेटिव कमेंट आए तो उसको आरती दिखाएंगे, वो तो सामने माजा उठा के पटकेंगे, उठा के पटकेंगे। जैसे धोबी सब जो है कपड़ा को उठा के पटकता है साफ करने वक्त, वैसे वैसे उसको हम उठा के पटकते, समझ गए। और 999 रुपया में उसको लगता है कि वो खरीद लिया है। हाँ, बिहार पुलिस ब्लॉक मार दीजिए उसको। ठीक है, अब वो पढ़ते रहे, उखाड़ते रहे जो उखाड़ना है। चलिए आ जाइए। इसके बाद जो है आप लोग के लिए करंट का भी मटेरियल तैयार करवा रहे हैं। करंट का समझिए, करंट का भी मटेरियल तैयार करवा रहे हैं और करंट भी हम आपको करवाएंगे। करंट हम ही पढ़ाते हैं, दरोगा बैच हो, सिपाही बैच हो, बीपीएससी बैच हो, हर बैच में करंट हम ही पढ़ाते हैं। तो आप लोग के लिए करंट का मटेरियल तैयार हो रहा है। और जैसे ही ज्योग्राफी और इतिहास जाएगा, ज्योग्राफी अब पर डे होगा, 12:30 से 1:30 पर डे ज्योग्राफी होगा। और ज्योग्राफी का मटेरियल तैयार है, अभी अपलोड ही कर दीजिए। हेलो, हाँ क्या है, क्या है बोलो ना, क्या है। अरे उसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा कोई करे उसे कोई मतलब नहीं, तुम्हारा बेच कल से 12:30 से 1:30 सोमवार से शुक्रवार पर डे, शनिवार को नहीं होगा, पहले ही स्पष्ट कर दे रहे हैं हम। कल से अगर शनिवार को क्लास होगा ज्योग्राफी का तो हम शुक्रवार को अनाउंसमेंट कर देंगे कि हाँ शनिवार को भी क्लास है। ठीक है, कल से 12:30 से 1:30, कल से 12:30 से 1:30 पर डे सोमवार से शुक्रवार ज्योग्राफी का क्लास होगा, मतलब मेरा क्लास होगा। ज्योग्राफी का जो वीडियो चल रहा है वो वीडियो भी चलता रहेगा, वीडियो भी पूरा दिखवा देना है, समझ गए। और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कशन भी हम आपको कर देंगे। ज्योग्राफी का वेटेज बिहार पुलिस परीक्षा में ज्यादा है और इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ज्योग्राफी 2 बार कर लिए ताकि 100% हो जाए आपका ज्योग्राफी। हम आपको पहले भी बोले थे ना, हम आपको करवाएंगे। देखिए हम आपको जो जो बोले हैं, हम आपसे जो जो वादा किए हैं, हम हर वादा अपना पूरा कर रहे हैं, समझ गए। सेट के विषय में बोले थे, सेट के विषय में आप लोग हल्ला कर रहे थे, सेट करवाए। ज्योग्राफी में बोले हम आपको वीडियो दिखवाएंगे, वीडियो दिखवा रहे हैं। और बोले अगर समय बचेगा तो हम आपको ज्योग्राफी करवा देंगे, ज्योग्राफी भी हम आपको करवा रहे हैं। क्लियर है, सब चीज करवा रहे हैं ना। हाँ, तो बस यही है कि अब उसको आप पचाइए।
और बुक बोले थे देने के लिए, बुक दिए हैं ना सबको, लड़का हो या लड़की सबको बुक दिए हैं ना। इसके बाद जो है आप स्वयं सोचिए, ऑफलाइन है आप लोग, 2100 रुपया में आपको बैच मिला, 10 टेस्ट मिला, बुक मिला, हर कुछ मिला। अब क्या करें, हम अपना जमीन जगह बेच के आपको दे दें? बोलिए, जमीन और जगह ज्यादा है नहीं, हमको बेच करके दे देंगे आप लोग को सब चीज। जानते हैं लोग के लिए जितना कीजिए ना, क्या बताए, ठीक है, कितनों कर दीजिएगा ना तो फिर सब बैच बंद करके आपका क्लास स्पेशल लिए हैं। हमको पानी चढ़ रहा था, सुबह में 2 बोतल पानी चढ़ा, दोपहर में आके क्लास लिए, रात में पानी चढ़ा, सुबह में आके क्लास लिए, ये सब नहीं नजर आता है। उसको याद क्या होगा वो वही जानता होगा। आज सुबह में 10 से 12 वाला बैच में टेस्ट लिए, एक चैप्टर का सिर्फ मात्र टेस्ट लिए, 90% लड़का ऐसा हुआ जिसको 10 मार्क्स से कम आया। ज्योग्राफी में भी आंसर दिया हुआ है, जैसे पॉलिटी में लगभग 98% ना आंसर सही था जी, 2% ना आंसर गलत था। ज्योग्राफी में भी 99% आंसर सही है, 1% हो सकता है गलत हो, और 1% टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हो जाता है। ठीक है, कितनों करते हैं, एक आध गो रह जाता है, तो उसका क्लास में करवाएंगे। लीजिए, हम आपको भेज रहे हैं, उसको एप्लीकेशन पर अपलोड कर दीजिए। एप्लीकेशन पर भी अपलोड करवा देना है ज्योग्राफी का, और टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दीजिए। आपको हम भेज दिए, एप्लीकेशन पर भी अपलोड करवा दीजिए और दोनों टेलीग्राम चैनल पर ज्योग्राफी का भेज दीजिए, क्वेश्चन आंसर के साथ है। ठीक है, 99% आंसर सही है, 1% का गारंटी हम नहीं ले सकते हैं। और कल से ये नोट लेकर के आप आइएगा। ये जो टेस्ट होता था 12:30 से 1:30, एक दिन टेस्ट एक दिन डिस्कशन होता था, अब उसके स्थान पर जो है ज्योग्राफी पढ़ाएंगे हम। ज्योग्राफी को हम आपके साथ क्वेश्चन आंसर के थ्रू, जैसे पॉलिटी को क्वेश्चन आंसर के थ्रू, हिस्ट्री को क्वेश्चन आंसर के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं, उसी प्रकार से ज्योग्राफी को भी क्वेश्चन आंसर के थ्रू डिस्कस करेंगे। ये 3 सब्जेक्ट के साथ साथ जो है आपको आगे करंट पर भी काम कर रहे हैं। करंट का भी 500 क्वेश्चन हम आपके लिए तैयार कराएंगे, बिहार पुलिस के लिए 500 क्वेश्चन तैयार करवाएंगे कम से कम, और उस 500 क्वेश्चन को क्लास में हम आपको करवा देंगे, याद करवा देंगे। समझ गए? और जैसे ही बिट्टू झा सर का बायोलॉजी खत्म होगा तो वहां पर केमिस्ट्री आ जाएगा, बायोलॉजी खत्म होगा केमिस्ट्री आ जाएगा, फिजिक्स चल ही रहा है, फिजिक्स चल रहा है, बायोलॉजी खत्म होगा केमिस्ट्री आ जाएगा, और फिर उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स आ जाएगा। टाइम बचा तो, टाइम नहीं बचा तो फिर इकोनॉमिक्स का भी कुछ ना कुछ हम करेंगे, आप विश्वास रखिए। अभी तक जितना बोले हैं सब चीज किए हैं, और आगे हम स्टेप बाय स्टेप बोलते जाएंगे और हम आपके लिए करते जाएंगे। समझ गए? और जितना तरीका से, अरे आप ही का दोस्त होगा, दूसरे जगह पढ़ता होगा, पता कर लीजिएगा क्या पढ़ाया है, क्या पढ़ा के सिलेबस खत्म कर दिया है, पता कर लीजिएगा बढ़िया से। हम आपको बोले थे ना, आप पहला थाली से पहला कर लेकर के खा करके टेस्ट मत बताइए, जब पूरा थाली खत्म हो जाए ना उसके बाद टेस्ट बताइएगा। समझ गए? तो पूरा होने दीजिए ना, उसके बाद बताइएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सब जगह डाल दीजिए इसको, एप्लीकेशन पे डाल दीजिए सबसे पहले। हाँ, ऑनलाइन वाले लोग एप्लीकेशन पे डाल दिए हैं, एप्लीकेशन पे भी डालिए। ऑनलाइन वाले लोग एप्लीकेशन से निकाल लीजिएगा, और ऑफलाइन वाले लोग टेलीग्राम से निकाल लीजिएगा, और संस्थान के ऑफिस में भी मंगवा दीजिएगा, दोनों सेंटर पे जहां पे जिसको सुविधा होगा आप अपना ले लीजिएगा। ठीक है, और कल से लेकर के आइएगा। ठीक है, चलिए चलिए अब आइए। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए, अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इपिग्राफी। क्या कहा जाता है? इपिग्राफी। इपिग्राफी कहा जाता है। देखिए, आज जैसे आज हमारे प्रधान सेवक मोदी जी को जनता को संबोधित करना होता है, तो हमारे प्रधान सेवक मोदी जी टेलीविजन पर आ जाते हैं, रेडियो पर आ जाते हैं, मन की बात करते हैं, टेलीविजन पर आकर घोषणा करते हैं, अपनी बातों को जनता के समक्ष रखते हैं। उसी प्रकार से प्राचीन काल में तो रेडियो टेलीविजन नहीं था, तो जो शासक होते थे, जो राजा होते थे, राजा पत्थर पर लेख लिखकर अपनी जनता को संबोधित करता था, पिलर बनाकर उस पर लेख लिखकर अपनी जनता को संबोधित करता था। तो प्राचीन काल के जो राजा होते थे, प्राचीन काल के राजा पत्थरों पर लेख लिख करके, शिलालेख यानी पत्थर पर लेख लिख करके, स्तंभ पर लेख लिख करके, स्तंभ पर लेख लिख करके, स्तंभ पर लेख लिख करके जो जनता को संबोधित करने का काम किया करता था, उसी को अभिलेख कहा जाता था। और भारत के प्रथम शासक अशोक हुए जिन्होंने अभिलेख जारी किया। भारत के प्रथम शासक अशोक हुए जिन्होंने अभिलेख जारी किया, जिन्होंने अभिलेख जारी किया। और अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करने वाला
अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करने वाला प्रथम शासक अशोक हुआ, याद रखिएगा। और अशोक के 14 बड़े शिलालेख हैं, फिर छोटे शिलालेख हैं, स्तंभ लेख है, गुहा लेख है। नीचे से एक लाइन लिखिएगा, नीचे से एक लाइन लिखिएगा, नीचे से एक लाइन लिखिएगा। भारत के प्रथम शासक अशोक हुए, भारत के प्रथम शासक अशोक हुए, भारत के प्रथम शासक अशोक हुए, भारत के प्रथम शासक अशोक हुए जिसने अभिलेख जारी किया। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ईशान, ईशान। आगे, सिकंदर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। हां, सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया या मैसिडोनिया में हुआ था। सिकंदर को अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है, सिकंदर को अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। और सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय थे। फिलिप द्वितीय मकदूनिया या मैसिडोनिया का शासक था। फिलिप द्वितीय के बाद मकदूनिया या मैसिडोनिया का शासक सिकंदर बना और सिकंदर विश्व विजयी अभियान पर निकले थे। सिकंदर जो है विश्व विजयी अभियान पर निकले थे, विश्व विजयी अभियान पर सिकंदर निकले थे। और सिकंदर ने उस समय के उन तमाम क्षेत्रों को जीता जिसकी जानकारी यूनानी लोगों को थी। और सिकंदर ने भारत पर भी आक्रमण किया। सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और भारत को भी सिकंदर ने जीता। और सिकंदर के मुख्य सेनापति सेल्यूकस निकेटर हुआ करते थे, वही सिकंदर के जल सेनापति निर्याकस हुआ करते थे। और सिकंदर जब विश्व विजयी अभियान पर निकले थे तो सिकंदर के साथ कई सारे इतिहासकार आए थे, जैसे कि ओनेसिक्रेटस और स्टोबुलस निर्याकस। ये वैसे इतिहासकार थे जो सिकंदर के साथ भारत भ्रमण पर आए थे। उसके पिता का नाम फिलिप था। हां, फिलिप 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। इसकी हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दिया गया। हां, सिकंदर ने भारत विजयी का अभियान 326 ईस्वी पूर्व में किया। हां, सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। हां, उपरोक्त में सभी कथन सत्य है, सभी कथन सत्य है, सभी कथन सत्य है। और सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किए और 325 ईस्वी पूर्व में वापस लौटे। सिकंदर लगभग 19 माह तक भारत में रहे थे, 19 माह तक भारत में रहे थे। समझ गए? नीचे से एक लाइन लिखिएगा, सिकंदर लगभग 19 माह तक, सिकंदर लगभग 19 माह तक सिकंदर लगभग 19 माह तक, 19 माह तक भारत में रुके। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में नंद वंश का शासन था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में नंद वंश का शासन था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में नंद वंश का शासन था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में नंद वंश का शासन था, नंद वंश का शासन था। उस समय शासक घनानंद हुआ करते थे, उस समय शासक घनानंद हुआ करते थे, उस समय शासक घनानंद हुआ करते थे। सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार ओनेसिक्रेटस और स्टोबुलस और निर्याकस थे। सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार ओनेसिक्रेटस और स्टोबुलस और निर्याकस थे। सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार ओनेसिक्रेटस और स्टोबुलस और निर्याकस थे। सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार ओनेसिक्रेटस और स्टोबुलस और निर्याकस थे। 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 फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप।
चलिए आगे आ जाइए। घोड़ा दागने तथा सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? घोड़ा दागने और सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए सिकंदर, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी शासक था। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी शासक था, साम्राज्यवादी शासक था। अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बना था ना, तो वो भी सिकंदर की भांति विश्व विजयी करना चाहता था, लेकिन दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क ने समझाया कि अभी वैसी परिस्थिति नहीं है कि आप विश्व विजयी कर सकते हैं, और अलाउल मुल्क के समझाने पर समझ गए, लेकिन इन्होंने एक उपाधि धारण कर ली, सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण कर ली, सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण कर ली। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने भारत का विजय किया, और अलाउद्दीन खिलजी ने भारत का विजय किया, और आप समझिएगा इस बात को कि अलाउद्दीन खिलजी जब भारत विजयी अभियान पर थे, भारत के अलग अलग क्षेत्रों को जीत रहे थे, तो उसके लिए उसे सैनिकों की जरूरत थी, और सैनिकों को घोड़ा की जरूरत थी। तो जो सैनिक होते थे, सैनिक के पास घोड़ा होता था, और घोड़ा दो प्रकार का होता था। अच्छा किस्म का घोड़ा होता था, खराब किस्म का घोड़ा होता था। सामान्य तौर पर सैनिक युद्ध में क्या करते थे? सामान्य तौर पर सैनिक युद्ध में क्या करते थे? खराब घोड़ा लेकर आ जाते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि अच्छा घोड़ा पर अलग प्रतीक चिन्ह मार दिया कि ये अच्छा घोड़ा है, खराब घोड़ा पर अलग प्रतीक चिन्ह मार दिया कि खराब घोड़ा है, और सैनिकों को कहा कि युद्ध में सबको अच्छा घोड़ा लेकर के आना है, और नहीं तो फिर आप जान लीजिएगा आपका क्या करेंगे हम। जब हम अपने चाचा ससुर की हत्या कर गद्दी प्राप्त किए हैं, तो आप तो आम सैनिक हैं। तो युद्ध में सैनिक खराब घोड़ा लेकर के ना आए, इसलिए घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और सैनिक क्या करता था? भ्रष्टाचार कर देता था, और सैनिकों को वेतन दिया जाता था उसके पास घोड़ा की संख्या के आधार पर। जिस सैनिक के पास जितना घोड़ा, उसको उतना वेतन। तो फिर सैनिक क्या करता था? जैसे ये सैनिक है तो ये 10 गो घोड़ा लेके आया, वेतन ले लिया। इसका दोस्त है, इसको 5 गो घोड़ा है, ये क्या किया? ये 5 गो घोड़ा अपना लिया, दोस्त का 10 गो घोड़ा ले लिया, 15 गो घोड़ा का वेतन ले लिया। तो इस प्रकार का चीज ना हो, इस प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो, इसी के लिए हुलिया लिखने, यानी सैनिकों का विवरण लिखा। सैनिक का फलना नाम है, इतना घोड़ा है, इतना अच्छा घोड़ा है, इतना खराब घोड़ा है, इतना वेतन दिया जाएगा, ताकि भ्रष्टाचार ना हो। समझ गए? तो यह काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य व्यवस्था में और भी कई सारे सुधार किए। अलाउद्दीन खिलजी ने ही अस्थायी सेना की नींव रखी, और अलाउद्दीन खिलजी ने ही अस्थायी सेना की नींव रखी तथा सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया, सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। और साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी ने ही 1 अस्पा 2 अस्पा के व्यवस्था का प्रचलन किया, यानी 1 घोड़ा वाला सैनिक और 2 घोड़ा वाला सैनिक के व्यवस्था का प्रचलन किया। और मुगल काल में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन जहांगीर ने किया था। किसने किया था? जहांगीर ने। तो नीचे से लिखिएगा 1-2 पॉइंट। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सैन्य सुधार के अंतर्गत, अलाउद्दीन खिलजी ने ही सैन्य सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने ही सैन्य सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने ही सैन्य सुधार के अंतर्गत सैनिकों को नगद वेतन देने, अलाउद्दीन खिलजी ने ही सैन्य सुधार के अंतर्गत सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत की तथा अस्थायी सेना की नींव रखी, 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 अस्थायी सेना की नींव रखी, अस्थायी सेना की नींव रखी। फुल स्टॉप। 1 अस्पा 2 अस्पा का प्रचलन अलाउद्दीन खिलजी ने किया। लिख लीजिए, 1 अस्पा 2 अस्पा का प्रचलन अलाउद्दीन खिलजी ने किया। 1 अस्पा 2 अस्पा का प्रचलन अलाउद्दीन खिलजी ने किया, और 2 अस्पा और सिंह अस्पा का प्रचलन 2 अस्पा और सिंह अस्पा का प्रचलन मुगल बादशाह जहांगीर ने किया। और 2 अस्पा और सिंह अस्पा का प्रचलन 2 अस्पा और सिंह अस्पा का प्रचलन मुगल बादशाह जहांगीर ने किया, मुगल बादशाह जहांगीर ने किया। याद रखिएगा ये सब बात। आगे आ जाइए। फिरोज शाह से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए।
फिरोज शाह ने फुतुहात फिरोज शाही की रचना की। देखिए, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंश के शासकों ने शासन किया, और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो 5 राजवंश के शासकों ने शासन किया था, उसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। उसमें तुगलक वंश के सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल है 1351 से 1388। फिरोज शाह तुगलक ने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोज शाही लिखा है। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसे सुल्तान हुए जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा है, और फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोज शाही नाम से लिखा है। तो फिरोज शाह ने फुतुहात फिरोज शाही की रचना की थी। हाँ, फिरोज शाह ने फुतुहात फिरोज शाही की रचना की थी। क्लियर है? और जो है आपको फारसी भाषा में किया था, यह उसकी आत्मकथा थी। फिरोज शाह तुगलक स्वयं भी विद्वान था, कई सारे विद्वानों को संरक्षण भी दिया था। उन्होंने जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज अफीफ को संरक्षण दिया था, यह भी सही है। फिरोज शाह ने तांबे व सोने से निर्मित सिक्के चलाए, यह भी सही है। इसकी मृत्यु 1338 में हुई, नहीं 1338 में नहीं, बल्कि इसकी मृत्यु 1388 में हुई थी। 1388 में हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। गलत, डी नंबर है। तांबा, सोना, चांदी सब प्रकार के सिक्के का प्रचलन इन्होंने किया था। कुछ मिक्स सिक्के का प्रचलन भी इन्होंने किया था, जिसको अधा और भीख कहा गया था। ठीक है, सही है। क्या दिया है आंसर? क्या दिया है? बी दिया है। नहीं, गलत है, गलत है, आंसर गलत है। हम जो बता रहे हो वो सही है। ये दोनों को संरक्षण दिया था। ठीक है, आंसर भी तो हो ही नहीं सकता, आंसर डी होगा। आगे, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने दिल्ली में 7 शासकों के कार्यकाल को देखा था? दिल्ली में 7 शासकों के कार्यकाल को बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को देखने वाला सूफी संत था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। बक्सर की लड़ाई से संबंधित कथन निम्नलिखित में दिए गए। बक्सर के युद्ध की चर्चा इतिहास में नहीं किया हम आपके साथ, नहीं किए हैं। बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 को हुआ है, हाँ या ना? यह युद्ध अंग्रेज और भारत की संयुक्त सेना के बीच हुआ है, हाँ या ना? हुआ है। अंग्रेजों के तरफ से हेक्टर मुंडो ने भाग लिया, और भारत की संयुक्त सेना में मीर कासिम की सेना, अवध के नवाब सुजाउद्दौला की सेना और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना थी, हाँ या ना? और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई, भारत की संयुक्त सेना की हार हुई। इस युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद के संधि के तहत हुई, और इलाहाबाद के संधि में अंग्रेजों के तरफ से भाग रॉबर्ट क्लाइव ने लिया था। हाँ, तो यह युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। हाँ, इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुंडो था। हाँ, इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। हाँ, इनमें से सभी। आगे, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई थी? नहीं बताए हैं, बताए हैं ना? देखिए, पढ़ाए हैं तो क्वेश्चन बन रहा है, तो इसलिए सेट के बाद 10 सेट के बाद 10 को सेट करवा ना दिए, 10 सेट के बाद अब सिलेबस कंप्लीट पर जोर दे रहे हैं। जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मान लिया जाए कि हम लोगों के पास टाइम बचेगा, तब और सेट और क्लास टेस्ट हम आपको ऑर्गेनाइज करवा देंगे। लेकिन अब जो है इतना तो समझ में आ गया होगा, 10 को सेट आप दिए हैं तो इतना तो समझ में आ गया होगा। पॉलिटी पढ़ लिए हैं, पॉलिटी का 80% क्वेश्चन आपसे यहां पे सॉल्व होता है या नहीं होता है? होता है ना जी। और इतिहास जो भी पढ़े हैं उसमें आपसे क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं होता है? मतलब ये चीज आपको क्या सिखाता? कुछ ना कुछ सिखाता है ना जी। ये चीज आपको ये नहीं सिखाता है कि जो चीज हो गया है, सिलेबस खत्म हो गया है तो टेस्ट में मार्क आने लगा, नहीं सिखाता है। तो 10 टेस्ट के बाद, 10 टेस्ट के बाद अब आगे सिलेबस को कंप्लीट करने पर जोर देंगे, और फिर जो है समय समय पर क्लास टेस्ट करवाते रहेंगे। जैसे इस रविवार को आप लोग का क्लास टेस्ट है ना जी, पता है कि नहीं पता है? और उस क्लास टेस्ट का घोषणा पहले ही ना कर दिए हैं, हम किए हैं ना, कहां तक क्या होगा पता है ना? हाँ, समझ गए। तो ऐसा नहीं कि 10 टेस्ट के बाद एकदम टेस्ट बंदे हो रहा है, नहीं। सप्ताह में तो एगो टेस्ट हो ही जाएगा, क्लास टेस्ट हो या कोई भी टेस्ट हो, टेस्ट तो होगा ही। समझ गए? तो ये चीज है। अब जो है ज्योग्राफी पर जोर देंगे, और फिर जो है अन्य चीजों को देखेंगे। समझ गए? अरे आप जहां आए हैं ना, हम लोग बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, इसलिए गुस्सा भी ज्यादा करते हैं। समझ गए? जब हम आपको टाइम दे रहे हैं, जब हम आपको पढ़ा रहे हैं, फिर उल्टा पुल्टा बोलिएगा तो हम आपका सुनेंगे, उठा के पटक पटक के कूटेंगे, हम जिंदा हम छोड़ेंगे। क्या बात करते हैं आप? ठीक है, तो ये भरम में मत रहिए। जिससे जितना प्यार होता है उससे उतना झगड़ो होता है। सबसे ज्यादा प्यार पति पत्नी के बीच होता है, और सबसे ज्यादा झगड़ा भी पति पत्नी के बीच होता है। समझ गए? हम आपको ज्यादा प्यार करते हैं तो हम आपको पटक पटक के मारियो सकते हैं। समझ गए? हमको अधिकार है, समझे? तो आप ही भरम में मत रहिए कि आप ऑनलाइन है कहीं पर उल्टा पुल्टा कमेंट कर दीजिएगा। आप काहे, कौन अधिकार से कीजिएगा? हम आपको नहीं पढ़ाए हैं कि आप उल्टा पुल्टा कमेंट कीजिएगा। कूट नहीं देंगे, इलाज नहीं कर देंगे, हम पता करके घर तक पहुंच जाएंगे। हम बड़ी जिद्दी इंसान है हम।
समझ गए? तो ये भ्रम में आप लोग मत रहिए कि आप जो है कुछ पैसा देकर के बैच खरीद लिए हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप हमको गुलाम बना लिए हैं अपना। ये भ्रम में मत रहिए, आप सिस्टम में रहिए, नहीं तो सिस्टम हैंग कर देंगे। समझे? सिस्टम हैंग हो जाएगा नहीं तो। चलिए, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई? गुरु हर किशन। नहीं बताए हैं, ये नहीं बताए हैं। आए रॉबर्ट क्लाइव, बिहार का उपदीवान मोहम्मद रजा खां, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे हम। बिहार का उपदीवान राजा सिताब राय, बंगाल मोहम्मद रजा खां, उड़ीसा राय दुर्लभ। उड़ीसा क्लियर है, तो बंगाल पूछ रहा है क्या होगा? मोहम्मद रजा खां। किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? 1833 ना जी। चलिए ध्यान से सुनिएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाए? 1773 के। बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाए? 1800। और भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय कौन एक्ट के तहत बनाए गए? 1800। ये बात क्लियर है ना? याद है ना? आंसर सी। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। बताइए तो आप, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को कहां हुआ? नहीं बताए हैं। कांग्रेस जब बता रहे थे 1934 से 1940 की घटना नहीं बताए हैं। लखनऊ में इसका गठन हुआ था और इसका प्रथम अधिवेशन भी लखनऊ में हुआ था, नहीं बताए हैं। इसका गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। स्वामी सहजानंद, और स्वामी सहजानंद सरस्वती ही इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे और प्रथम महासचिव एनजी रंगा बने थे। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई है? 1900। कहां हुई है? इसका जो है स्थापना 1936 में लखनऊ में हुआ है और इसके संस्थापक है स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन है? अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद, और इसके प्रथम अध्यक्ष भी हुए हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसके प्रथम अध्यक्ष भी कौन हुए हैं? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसके प्रथम महासचिव कौन बने थे? एनजी रंगा। एनजी, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एनजी रंगा ने। एनजी रंगा ने। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताइएगा, यानी आप जब 2 जुलाई को क्लास शुरू हुआ, 2 जुलाई से आप हमारे साथ हैं, ठीक है? 2 जुलाई को क्लास शुरू हुआ, आज 2 3 कितना 6 7 कितना 7 सितंबर है। अगस्त सितंबर 2 माह हो गया। 2 माह हो गया। 2 माह से 2-4 दिन ज्यादा हो गया, 2-4 5 दिन। 2 माह 5 दिन हुआ। 2 माह 5 दिन हुआ। आप स्वयं इस बात को थोड़ा बताइए। आप बताइए हमको कि आप जो 2 माह में पढ़े हैं, आपके नॉलेज में बढ़ोतरी हुआ है या नहीं हुआ? हुआ है ना? हुआ है, बस हो तो गया। और आप पहला, और एक चीज और, जब पहला टेस्ट हुआ था तो हम आपको ओएमआर ले जाने के लिए बोले थे और ओएमआर अभी भी आप ही रख रहे हैं। तो पहला टेस्ट में जो आपको मार्क आया था और 10वां टेस्ट में जो आपको मार्क आया है, इंक्रीजमेंट हुआ है या डिक्रीजमेंट? इंक्रीज ना हुआ है, मतलब आप ठीक है, समझ गए। और अगर इंक्रीज हुआ है, नॉलेज में लगता है बढ़ोतरी हुआ है, मतलब आप बेहतर जा रहे हैं। अगर ये दोनों चीज नहीं हुआ है तो आप अपने अंतरात्मा से पूछिए कि क्यों नहीं हुआ है, जबकि होना चाहिए। अगर हुआ है तो आप बहुत बेहतर हैं, आपका रिजल्ट होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप बेहतर नहीं है। आपने अपने साथ दगाबाजी की है, आपने अपने साथ अपने आप को धोखा दिया है। आप ही भ्रम में मत रहिएगा कि हम मास्टरवा को धोखा दे रहे हैं, हम माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं, सगे संबंधी को धोखा दे रहे हैं। ये भ्रम में मत रहिएगा। आपका जीवन है, सफल होइएगा मजा आप मारिएगा, असफल होइएगा कष्ट आप काटिएगा। समझ गए? जीवन आपका है। आप ही भ्रम में मत रहिए कि हम टीचर को ठग लिए, हम टीचर से बच गए, हम माँ बाप को ठग रहे हैं। इस भ्रम में आप मत रहिएगा। जीवन आपका है, कष्ट आपको सहना होगा। आपके माँ बाप को जो कष्ट सहना था, माँ बाप कष्ट सह लिए, अब आपको सहना होगा। इसलिए प्रयास कीजिए मेहनत करके सफल हो जाने का, ताकि जीवन में ज्यादा कष्टों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, चलिए। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था?
आर्य समाज दिया था ना जी। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। और भारत में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? आय स्वामी दयानंद सरस्वती। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति। किसके साथ हुई थी? किसके साथ हुई थी? किसके साथ हुई थी? और फ्रांसीसी क्रांति हुआ है 1789 से 1799, 1789 से 1799, 1789 से 1799। ठीक है, चलिए। खूनी रविवार की घटना घटित हुई है 22 जनवरी 1900, और यह घटना हुआ है रूस में। कहां हुआ है? रूस में। देखिए, रूस के जो शासक हुआ करते थे उसको जार कहा जाता था, और रूस में भी पहले राजतंत्र ही हुआ करता था, राजाओं का ही शासन हुआ करता था। रूस के राजा को जार कहा जाता था। जैसे भारत में पहले राजाओं का शासन हुआ करता था, वैसे रूस में भी पहले राजाओं का ही शासन हुआ करता था। और जो राजा होता था वो बड़ी निरंकुश होता था, समझ गए? राजा बड़ी निरंकुश होता था, बड़ी निर्दयी होता था, हमारी तरह, समझ गए? तो बड़ी निरंकुश और बड़ी निर्दयी होता था राजा। जैसे हम उठा उठा के पटकते हैं ना, जो लड़का गलती करता है, अगर वो संगीन अपराध में पकड़ाता है तो उसको ले जाते हैं गर्ल्स कॉमन रूम में, बंद कर देते हैं, घुमा घुमा के पीटते हैं, समझ गए? तब तक पीटते रहते हैं जब तक कि वो बेहोश ना हो जाए। अब बेहोश होने के बाद उसका इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल भेजते हैं, फिर इलाज करवा करके फिर रूम पहुंचा देते हैं, समझे? और उसके बाद जो है गार्जियन को फोन करते हैं। आपको पता है ये बात? नहीं पता है? पता है? कुछ लोग को पता होगा। देखिए, राजा जो होता है ना, राजा निरंकुश होता है, निर्दयी होता है। इसी कारण जो है राजतंत्रात्मक शासन बेहतर नहीं माना जाता था, और इसलिए राजतंत्रात्मक शासन का अंत हुआ और लोकतंत्रात्मक शासन की स्थापना हुई। लोकतंत्रात्मक शासन की स्थापना हुई। तो रूस में जो मजदूर थे, किसान थे, ये लोग रूस के राजा को जो है एक एप्लीकेशन, एक आवेदन देने के लिए गया हुआ था। रूस के राजा को, रूस के जार को आवेदन देने के लिए गया हुआ था। मजदूर, उसका बच्चा, उसकी बीबी सब साथ में गया हुआ था। लेकिन मजदूर जैसे जैसे राजा के महल की ओर बढ़ रहा था, तो रूस के जार के अधीन जो सेना थी, उस सेना ने निहत्थे मजदूरों, उसके बच्चे, उसकी बीबी पर अंधाधुन गोली चलाया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मजदूर मारे गए। और यह घटना 22 जनवरी 1905 को हुआ है, और उस दिन रविवार था। इसी वजह से इसे खूनी रविवार की संज्ञा दे दी जाती है, समझ गए? आगे, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। यह आपको कर्क रेखा है। देखिए, ये आपको कर्क रेखा है, ये जो लाइन खींच रहे हैं ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा गुजरात से गुजरती है, 1 राजस्थान से गुजरती है, 2 मध्य प्रदेश से गुजरती है, 3 छत्तीसगढ़ से गुजरती है, 4 झारखंड, 5 पश्चिम बंगाल, 6 त्रिपुरा, 7 और मिजोरम 8। यही 8 राज्य से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर, कितने राज्य? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, क्लियर। और ई जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, यानी भारतीय मानक समय रेखा। यह भारत के कितने राज्य से? 5 राज्य। याद रखने का ट्रिक क्या? मौका, MOUCA। M से मध्य प्रदेश, O से ओडिशा, U से उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, A से आंध्र प्रदेश। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। आगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। केरल की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। अनाई मुदी केरल की सबसे ऊंची चोटी, और अनाई मुदी दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी अनाई मुदी। तो केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुदी। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। और तमिलनाडु की दोदा बेटा। 3 4 2 1। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है? दिवाली को शोक के तौर पर मनाती है थारू जनजाति। कौन जनजाति? थारू। पहले मनाती थी, अब नहीं मनाती है। पहले मनाती थी, अब नहीं मनाती है। और थारू जनजाति निवास करती है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। थारू जनजाति कहां निवास करती है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड और आगे, खासी जनजाति, गारो खासी जयंतिया मेघालय, मुंडा झारखंड और बिहार, भील महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पाई जाती है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां है? दिमांग, कामेंग, लोहित, सब है। सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। 1 2 और 3।
गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी, पुरानी बांगर, नई खादर, नई खादर। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर है। कौन नदी पर है? नर्मदा। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य, भारत में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और इसलिए चीनी का भी सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही होता है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, चीनी का कटोरा कहा जाता है। और जानते हैं गन्ना के उत्पादन में लगभग 12 से 14 माह का समय लग जाता है। गन्ना के उत्पादन में लगभग 12 से 14 माह का समय लग जाता है। गन्ना की जो खेती होनी प्रारंभ होती है, गन्ना की जो बुआई होती है, एक प्रकार से कहिए गन्ना की रोपाई होती है, सॉरी, गन्ना की जो रोपाई होती है वह जनवरी से अप्रैल के बीच में होता है, जनवरी से अप्रैल के बीच में होता है। और गन्ना की जो कटाई होती है वो अक्टूबर से जनवरी के बीच में होती है, अक्टूबर से जनवरी के बीच में होती है। और गन्ना के उत्पादन में पूरे 1 वर्ष का समय लगता है। गन्ना को अधिक उर्वरक की आवश्यकता होती है, गन्ना के लिए अधिक मानव श्रम की जरूरत होती है, अधिक मानव श्रम की जरूरत होती है। और अगर बात गन्ना की करें तो गन्ना के लिए जो अनुकूलतम परिस्थितियां चाहिए वो ज्यादातर दक्षिण भारत में देखने को मिलता है, वो ज्यादातर जो है आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलता है, दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। क्लियर है? याद रखिएगा। कौन निम्न में से कौन भारत में सबसे मशीनीकृत खान है? बेलाडीला खान, और यह है छत्तीसगढ़ में। सबसे अधिक मशीनीकृत खान बेलाडीला है और यह छत्तीसगढ़ में है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है, नागपुर में है और यह स्थापित हुआ है 1948 में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस 1948 ईस्वी में स्थापित हुआ है और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मतलब कौन एक गलत है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है मतलब कौन एक गलत है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही है, बालपक्रम मेघालय सही है, कंदोली ने चंदोली होगा यहां पर, चंदोली कर लीजिएगा। चंदोली गुजरात नहीं, चंदोली गुजरात नहीं बल्कि महाराष्ट्र में है। कहां है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख सही है, आंसर हो जाएगा सी। चंदोली गुजरात नहीं बल्कि चंदोली महाराष्ट्र में। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है, देखिए पृथ्वी पर दिन रात होता है और पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है। ऐसा पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने और पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की अगर आप बात करेंगे तो पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी ग्रह अपने अक्ष पर घूमता है जिसे पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है जिसे पृथ्वी का घूर्णन या जिसे पृथ्वी का परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन या पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमता है उसे पृथ्वी का घूर्णन या पृथ्वी का परिभ्रमण कहते हैं, जिस वजह से दिन और रात होता है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमता तो फिर दिन और रात नहीं होता। फिर पृथ्वी एक ग्रह है और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है और यही कारण है कि पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करता है। और पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करता है उसे भू परिक्रमण कहते हैं या परिक्रमण गति कहते हैं। और इसी कारण से जो है मौसम परिवर्तन होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है। तो दिन रात का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना या भू परिभ्रमण, और मौसम परिवर्तन का कारण पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है जिसे भू परिक्रमण कहते हैं। तो नीचे से लिखिएगा, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है जिसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है जिसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है जिसे परिक्रमण गति कहते हैं, 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 जिसे परिक्रमण गति कहते हैं। इसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है, इसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है, इसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। चलिए आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? देखिए ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है, सक्रिय, सुषुप्त और शांत। वैसी ज्वालामुखी जिसमें हमेशा उद्गार होता है सक्रिय। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सक्रिय है कोटोपैक्सी और एटना। माउंट कोटोपैक्सी इक्वेडोर में, इक्वेडोर देश है, और एटना इटली। ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी है, 2 और 3।
2 और 3 सक्रिय ज्वालामुखी है, 2 और 3 सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी उस ज्वालामुखी को कहा जाता है जिसमें हमेशा उद्गार होते रहता है। जैसे वैसा विद्यार्थी जो प्रतिदिन पढ़ता है वो सक्रिय है, समझिए, जो प्रतिदिन पढ़ता है, सप्ताह में 7 दिन पढ़ता है, साल में 365 दिन पढ़ता है, वो सक्रिय विद्यार्थी है। उसी प्रकार से जिस ज्वालामुखी में हमेशा उद्गार होते रहता है उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 और 4 सक्रिय ज्वालामुखी है, 2 और 3 सक्रिय ज्वालामुखी है, 2 और 3 सक्रिय ज्वालामुखी, सॉरी 2 और 3 सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद आगे समझिएगा, एक होता है प्रसुप्त, वैसी ज्वालामुखी जिसमें रुक रुक कर उद्गार होती है, कभी उद्गार होती है कभी नहीं होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है। वैसे विद्यार्थी जो कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, वो प्रसुप्त विद्यार्थी हो गया। उसी प्रकार से ज्वालामुखी में जिसमें कभी उद्गार होता है कभी नहीं होता, वो प्रसुप्त हो गया। प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है इसमें जापान का फ्यूजीयामा, जापान का फ्यूजीयामा हो गया, इटली का विसुवियस हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नारकोंडम हो गया। ये सब जो है प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है, प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है। फिर कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कहलाने के लिए विद्यार्थी हैं लेकिन वो पढ़ते लिखते हैं नहीं, मतलब वो शांत हो गया, पढ़ाई लिखाई से उसका कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से कुछ वैसे ज्वालामुखी होते हैं जिसमें कभी उद्गार होता ही नहीं है, उसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा एकांगुआ, एकांगुआ। एंडीज पर्वतमाला में एकांगुआ पड़ता है जो कि शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है, शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है, समझ गए। तो सक्रिय है 2 और 3, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी को सही कर लीजिए, 2 और 3 कीजिए, 2 और 3 कीजिए, ठीक है, 2 और 3 कीजिए। गलत है आंसर, आंसर डी 2, 3 और 4 दिया हुआ है, गलत है। फ्यूजीयामा प्रसुप्त है, ठीक है। आगे, एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी, यह चीन में बहती है, इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? 6 ना, यानी अंबेडकर साहब के अलावा पूछ रहा है तो 6 एगो ना होगा। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य, कितने सदस्य अंबेडकर साहब के अलावा? 6, आंसर क्या हो जाएगा? 6, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1900। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है? 29 अगस्त 1947। और इसके बाद प्रारूप समिति में जो 7 सदस्य थे, 7 सदस्य का नाम किसको याद है? किसको याद है? कोई है? खड़ा हो जाइए, बोलिए। एगो लड़की हिम्मत की है, बताइए। हाँ, आयंगर, अय्यर, अंबेडकर, 3 गो हो गया, ठीक है, 4 गो हो गया, ठीक है, ठीक है, 5 गो हो गया, और आगे 6 गो हो गया, और एगो छूट रहा है, मुंशी, मुंशी हो गया, ठीक है। 7 गो में 6 गो का नाम बता दी, ठीक है। तो आप लोग से बढ़िया ना, आप लोग नालायक निकम्मा सब है, समझ गए, याद है। अच्छा, अब नाम बोला गया तो याद है, मारेंगे एक चटमुहे लाल हो जाएगा। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 170, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169, सॉरी, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169, 69 होगा, 169, ठीक है। 168 में है विधानमंडल का जिक्र। अनुच्छेद 100, अरे वो लड़का आया जी, हे कहां गया? स्टाफ सब कहां गया जी? मर गया? अरे आया हो, अरे जो डिस्कशन करवाता है आए? नीचे आ गया, आ गया नीचे, ठीक है। काहे कि पॉलिटी तो पढ़े हुए हैं, फटाफट ना बन जाएगा, ठीक है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना 169, अनुच्छेद 168 में विधानमंडल, अनुच्छेद 168 कहता है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद को मिलाकर विधानमंडल का गठन होता है। अनुच्छेद 170 विधानसभा के संरचना के विषय में बताता, विधानसभा के संरचना के विषय में बताता है। और अनुच्छेद 167 की हम बात करें तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 है, अनुच्छेद 167 यह कहता है कि केंद्रीय, सॉरी, अनुच्छेद 167 यह कहता है, अनुच्छेद 167 सीधा मुख्यमंत्री के कर्तव्य के विषय में बताता, मुख्यमंत्री का कर्तव्य। ज्यादा हम काहे जाइएगा, सीधा सीधा याद रखिए ना। नहीं बताए हैं, क्या होगा उत्तर? 21 वर्ष होगा? नहीं बताए हैं, आए ओ वाद योग्य होगा ना, मतलब उसे न्यायालय के आदेश से लागू नहीं किया जा सकता है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय के आदेश से लागू नहीं किया जा सकता है, यह बात भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 37, अनुच्छेद, सब चीज पढ़ा दिए हैं एकदम, आप लोग पता नहीं क्या बोले। अब
राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया? कोई भी ना, कोई भी ना जी। अच्छा, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत कौन कर सकता? राज्यसभा। लेकिन राष्ट्रपति को पद से हटाने हेतु महाभियोग प्रक्रिया दोनों में से कोई भी ला सकता है। आंसर सी। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई है? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, ताशकंद में इनका निधन हुआ था। और 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए निधन हुआ है, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री का निधन भारत से बाहर हुआ है, ताशकंद में हुआ है। क्लियर? प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है बताइए? बताना पड़ेगा हमको, नहीं ना? पॉलिटी पढ़ाने के दौरान बताए ना जी। हाँ, अब प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? भारत के सदस्यों को शपथ दिलाता है। आगे, वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? विठल भाई पटेल। अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में किस एक का क्षेत्राधिकार है? कोलकाता। किसका? कोलकाता। देखिएगा आप यहां पर देखिए, भारत में केंद्र शासित प्रदेश है 8 गो। क्या वो केंद्र शासित प्रदेश? जिसमें 2 गो केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है, जम्मू कश्मीर और दिल्ली। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश कितना? कितने केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय? कितने का? कौन कौन? जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के हाईकोर्ट का गठन हुआ है 1928 में, और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के हाईकोर्ट का गठन हुआ है 1966 में। तो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का गठन कब हुआ है? 1928। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का गठन कब हुआ है? 1900। और दिल्ली का 1900। बाद बाकी केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग राज्यों के हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। जैसे लद्दाख जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में, चंडीगढ़ हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में, दादर नगर हवेली दमन और दीव मुंबई हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में, लक्षद्वीप केरल हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में, पुडुचेरी तमिलनाडु हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में। तो यहां पर पूछा जा रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? कोलकाता। निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों में निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? 7वां और 31वां। बताए थे ना जी। मूल संविधान में लोकसभा में कितने सीट निर्धारित किए गए थे? मूल संविधान में लोकसभा में 500 सीट निर्धारित किए गए थे। कितने? 500। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 500 से बढ़ा करके 525 लोकसभा सीट कर दिया गया, और 31वां संविधान संशोधन 1972 के तहत 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया। तो ये 2 संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या में वृद्धि हुई है, अर्थात ये दोनों संविधान संशोधन 7वां और 31वां लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि से संबंधित है। क्लियर? इसके बाद अब साइंस का क्वेश्चन है, बताएंगे विकास जी, ठीक है। अब इसके अलावा जो है, कल से ज्योग्राफी का नोट हम टेलीग्राम चैनल पर भी भेजवा दिए हैं, ऑफिस में भी बोल दिया, ऑफिस में भी रहेगा। जहां से आपको लेना होगा आप ले लीजिएगा, जहां पे आपको सुविधा होगा। जो 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया सस्ता देगा, जो सबसे सस्ता देगा उससे ले लीजिएगा, ठीक है। अब देख लीजिएगा कहां क्या देता है। नोट से हमको कोई लेना देना नहीं है, नोट का पैसा स्टाफ ये सब रखता है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। जहां पे आपको लगे सस्ता वहां पर आप लीजिए, समझ गए? जहां पे आपको सस्ता लगे आप वहां पे लीजिए। क्लियर है ये बात? और इसके बाद जो है, कल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। जैसे पॉलिटी पूरा ऑब्जेक्टिव पर क्लियर करना दिए, लेकिन आपको कितना याद है? कुटाई चलेगा रविवार को। रविवार को हम पढ़ाने उड़ाने वाले ना है, टेस्ट के बाद कुटाई होगा। खाली 60% से कम मार्क लाके दिखाइए ना, कुटाई होगा, कार्ड फराई होगा, समझ गए? हाँ, बार बार बोल रहे हैं जितना पढ़ा रहे हैं पचाइए। अरे जितना पढ़ा रहे हैं उसको पचाइएगा तब ना कुछ आगे और एक्स्ट्रा देंगे। आप उतना को पचेबे नहीं कीजिएगा तो एक्स्ट्रा हम कहां से देंगे, समझ गए? तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितना पढ़ा रहे हैं उसको पचाइए, तब फिर और एक्स्ट्रा देंगे और बहुत कुछ देंगे आपको, लेकिन पहले कीजिए तो, ठीक है। चलिए, कल से ज्योग्राफी, कल से 12:30 बजे से 1:30 बजे तक क्या होगा? हाँ, ठीक है। क्या बोले? रिमोट से करेगा? थोड़ा नीचे कर दो रिमोट। आइए हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखते हैं। ये तो क्वेश्चन हो चुका है, कल ही हुआ है शायद। जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे के क्या होगा? कुछ बढ़ जाएगा। अच्छा, जंग का फॉर्मूला कल बताए थे क्या? Fe2O3 इंटू XH
टू गो। क्या बोल रहे हैं? आवाज ठीक से नहीं आ रही। कुछ बोल रहे हैं क्या? H2SO4 का एटमोसिटी, परमाणुकता इसको बोलता है हिंदी में। जितना परमाणु गिन लेंगे, हाइड्रोजन कितना है? 2, 1 सल्फर, 2 1 3, ऑक्सीजन 4 4 3 7, इसका परमाणुकता कितना होगा? 7। यही पूछ रहा था। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम किस श्रेणी का है? सब नोबेल गैस टोटल कितना? 7। कितना? 7। हीलियम को छोड़कर बाकी जितना भी नोबेल गैस है उसके बाहरी कक्षा में कितना होता है? 8। हीलियम का कितना होता है? हीलियम का 2, वो अपवाद है, बाकी जितना है नोबेल गैस सबके बाहरी कक्षा में 8 होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेडॉन, एक ऑर्गेनेसॉन करके 7वां। सोडा वाटर, हम लोग जो ठंडा पीते हैं, कोको कोला, थम्स अप, इसी बोलते हैं। सोडा वाटर में क्या होता है? गैस में द्रव का विलयन ना, और ठोस में द्रव का विलयन को क्या बोलते हैं? जेल। जेल क्या होता है? ठोस के अंदर लिक्विड पाया जाता है, जेल हो गया। द्रव द्रव मिलियन क्या हो जाएगा? पायस, जिसका एग्जांपल दूध होगा। कल ही आया था एक क्वेश्चन। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंप का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा? सोडियम का। पूछना, कैपिटल जी का इकाई क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू याद रखेंगे 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका सिर्फ यूनिट पूछा था, कभी कभी इसका वैल्यू भी पूछता है, याद रखें। देखिए इसका एग्जांपल आ गया, कल हम लोग पढ़े थे। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण कौन होगा? कौन नहीं होगा? कौन? अच्छा, पिलास किस श्रेणी का उदाहरण? प्रथम। किस श्रेणी का? हम लोग कल याद किए थे कि अगर बीच में फल क्रम है तो किस श्रेणी का? प्रथम श्रेणी का। पिलास में देखिएगा बीच में रहता है ना, साइड से पकड़ते हैं, मतलब क्या, एफर्ट लास्ट में लगाते हैं और लोड आगे देते हैं, लेकिन जो फल क्रम होता है बीच में रहता है। तो जिसमें फल क्रम बीच में होगा प्रथम श्रेणी का, जिसमें लोड बीच में होगा द्वितीय श्रेणी का, और जिसमें एफर्ट बीच में लगेगा वो तृतीय श्रेणी का। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? पिलास। चाकू, झाड़ू और बंसी, ये सब क्या है? तृतीय श्रेणी का। तृतीय श्रेणी का बीच में क्या रहेगा? एफर्ट। एफर्ट मतलब क्या? जो हम जोर लगाते हैं। चाकू क्या बीच से पकड़ के काटते हैं? चाकू बीच से काटते हैं। झाड़ू को भी बीच से पकड़ते हैं, और बंसी को भी पानी में रहता हो इधर, उसको बीच में जोर लगाते हैं, पीछे भी कुछ रहता है हैंडल बचा हुआ। तो जो जिसमें बीच में फट लगाएगा वो तृतीय श्रेणी का उदाहरण। कोणीय वेग की बीमा, इसका होता है ओमेगा बराबर रेडियन पर सेकंड। रेडियन बीमा लेस होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ बचा क्या? 1/सेकंड। मतलब क्या? t-1। m0 l0 t-1 क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर कोणीय संवेग बोले तो, कोणीय संवेग बोलेगा तो इसका हो जाएगा ml² t-1, ml² t-1। और कोणीय वेग बोलेगा तो सिर्फ t-1, m0 हो जाएगा, l0 हो जाएगा, t-1। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ता है तो इसका आवर्तकाल सीधा लेंथ और गुरुत्व पर निर्भर करता है। इसका फॉर्मूला होता है आवर्तकाल बराबर 2π√Ly जी। लंबाई और गुरुत्व पर निर्भर करेगा, बाकी किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो क्या पूछ रहा है? आयाम बढ़ाया जाए, तो आयाम से कोई मतलब नहीं है। अगर लेंथ बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो आवर्तकाल घटेगा। अगर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो आवर्तकाल घटेगा, इन्वर्सली है। अगर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो यह घटेगा, इसका उल्टा होगा। तब आयाम बढ़ाने पे अपरिवर्तित रहता है। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसमें ऊर्जा अधिकतम होता है? किसका? इसका सीरीज याद रखेंगे, होता है गामा, पहले X U V I M R। गामा का गामा हो गया, X का X, U को क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायलेट रे। U को क्या बोलेंगे? अल्ट्रा वायलेट रे। V को क्या बोलेंगे? विजुअल रे। I को क्या बोलते हैं? I को इंफ्रारेड, अवरक्त किरण। M क्या हो जाएगा? क्या होगा? मैग्नेटिक वेव। R क्या हो जाएगा? रेडियो वेव। तो इधर से इधर आएंगे तो आपका क्या होगा? ऊर्जा घटेगा। इधर से इधर आएंगे तो ऊर्जा सबसे ज्यादा किसका है? देखिए X का है, मतलब इधर हम बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? ऊर्जा घट रहा है। इधर आएंगे तो क्या होगा? आपका वेधन क्षमता भी घटेगा। क्या होगा? वेधन क्षमता घटेगा। इधर से इधर आएंगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, याद रखिएगा, लिख लीजिए। अगर इधर से इधर आएगा तो क्या होगा? ऊर्जा बढ़ेगा, वेधन क्षमता बढ़ेगा, और तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तरंगदैर्घ्य घटेगा। तो वही पूछ रहा किसका ऊर्जा अधिकतम होगा? तो सबसे ज्यादा गामा का, लेकिन गामा ऑप्शन में है नहीं, तो किसका होगा? X का। ऑप्शन के अनुसार देखें, गामा X U V I M R। गामा X किरण, अल्ट्रा वायलेट, विजुअल।
गामा एक्स, किरण जोड़ लीजिएगा, अल्ट्रा वायलेट, विजुअल को बोलते हैं क्या, दृश्य, इंफ्रारेड को क्या बोलते हैं, अवरक्त, चुंबकीय, और उसके बाद लास्ट में हो जाएगा रेडियो। ऊर्जा और वेदन क्षमता बढ़ेगा, तरंगदैर्घ्य घटेगा, ठीक है। ऊर्जा और वेदन क्षमता, जिसका ऊर्जा ज्यादा होगा उसका, अरे यार, ऊर्जा वेदन क्षमता घटेगा, जिसका ऊर्जा ज्यादा होगा उसका वेदन क्षमता ज्यादा होगा, जिसका ऊर्जा कम होगा उसका वेदन क्षमता कम होगा। ऐसे अल्फा बीटा गामा में बोलेगा तो सबसे ज्यादा वेदन क्षमता गामा का और सबसे कम अल्फा का। लेकिन अल्फा और बीटा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। पूछेगा कि इनमें से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अल्फा बीटा गामा, तो सिर्फ गामा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, बाकी अल्फा बीटा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कैथोड किरण, कैनाल किरण, ये सब भी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, सिर्फ विद्युत चुंबकीय तरंग यही है। इसके अलावा जो भी पूछेगा वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अरे न्यूमेरिकल, एक हीटर जिसकी शक्ति मतलब पावर 1250 वाट, जिसका विभव 115 वोल्ट दिया हो, कितना 115, तो ज्ञात करे प्रतिरोध एवं हीटर में धारा। इसका फॉर्मूला होता है दो, P बराबर V² बटा R और एक होता I² बटा R। इस फॉर्मूला पे निकाल लीजिएगा। अब खाली जोड़ घटा गुना करना है। आपका वोल्ट दिया हुआ है, पावर दिया हुआ, रेजिस्टेंस निकल जाएगा, रेजिस्टेंस निकल जाएगा, फिर आप विद्युत धारा निकाल लीजिएगा। अब गुना भागा सिर्फ करना। फॉर्मूला याद रखिएगा, P बराबर V² बटा R और I² इंटू R। जब वोल्ट रहेगा तो पावर बटा में R होगा, और जब विद्युत धारा रहेगा तो गुना में R होगा। इसका आंसर ए है शायद। कार के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण, कार का जो हेडलैम्प होता है उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग करें? अवतल तो होता है परवलयिक अवतल, क्या होगा? परवलयिक अवतल। और कार के साइड मिरर में कौन सा? उत्तल। साइड मिरर में उत्तल, और उसका जो हेडलैम्प होता है वो परवलयिक अवतल। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना है? कान से। इसका मेन कंसेप्ट तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। अब देखिए, जल और कांच में से सघन कौन है? कांच है, तो विरल से सघन में जा रहा नहीं होगा। वायु से जल में, यहाँ पे क्या है? वायु क्या है? वायु विरल है और जल क्या है? सघन है, इसमें भी नहीं होगा। वायु से फिर कांच आ रहा है, यहाँ भी विरल से सघन आ रहा नहीं होगा। सिर्फ ऑप्शन ये होगा सघन से विरल में। सघन मतलब क्या? ज्यादा डेंस, मतलब ज्यादा घना। तो कांच जल के अपेक्षा ज्यादा घना होगा, इसीलिए उसको सघन माध्यम बोलेंगे। तो जब भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? 1981 में वायु संरक्षण अधिनियम आया था। वायु संरक्षण अधिनियम 1981। जल संरक्षण अधिनियम कब आया था? जल संरक्षण अधिनियम जस्ट इसके पहले दरोगा मेंस में पूछा हुआ, 1974। जल संरक्षण अधिनियम 1974, वायु संरक्षण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, और क्या? जैव विविधता 2002। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब से लागू हुआ? 16 सितंबर 1987 को प्रभावी हुआ, 1989 से लागू हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 से लागू हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे? ग्रीन हाउस गैस से। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी का आतंक भी बोला जाता है। यूकेलिप्टस का पौधा जहां होता है वहां के आसपास जितना भी जल है सबको खुद सोख लेता है। उससे होता क्या कि और जो उसके अगल बगल पौधा है उसको भरपूर मात्रा में जल नहीं मिल पाता, इसीलिए इसको पारिस्थितिकी का आतंक भी बोला जाता है, या पारिस्थितिकी का मित्र नहीं, पारिस्थितिकी का दुश्मनी बोला जाता है। 8 बीटों के समूह को क्या बोलते हैं? बाइट। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? नारंगी होगा। ये हैवी होता है कि उतना ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो 6,000 मीटर लगभग नीचे चल जाएगा, उसके बावजूद भी उसको कुछ नहीं होगा। लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान उसको कुछ नहीं कर सकता। बहुत हैवी बनाया जाता है। इसको इसलिए रखा जाता है कि वायुयान में जो गतिविधि हो रहा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, कि अगर कोई वायुयान अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो ये ब्लैक बॉक्स के सहारे से पता लगाया जा सकता है कि आखिर इसमें क्या गड़बड़ी हुआ था। तो उसका नाम है ब्लैक बॉक्स, लेकिन उसका एक्चुअली में रंग कैसा होता है? नारंगी। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज। विकास का सिद्धांत ऐसे डार्विन दिया, लेकिन उत्परिवर्तन का सिद्धांत बोलेगा तो ह्यूगो डी ब्रिज। हक्सले बोला था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, हक्सले बोला था। अच्छा, जीव द्रव्य होता क्या? सेल के अंदर वही कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? जीव द्रव्य। तो हक्सले वही बोला था कि जीव द्रव्य जो है जीवन का भौतिक आधार है। लाइमार्क तो कल ही बताया, इनका फेमस बुक कौन है?
लाइमार्क का फिलोसफिक जूलॉजी नहीं कहा था ना, फिलोसफिक जूलॉजी, और लिनियस का सिस्टम ऑफ नेचर भूल गए? अच्छा, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। माइकोराइजा कवक और उच्च वर्गीय पौधों के बीच सहजीवी संबंध बनाता है। कवक और उच्च वर्गीय, ये हो जाएगा कवक और पौधे के बीच, और लाइकेन कवक और शैवाल के बीच। अच्छा, जब सहजीवी संबंध बना रहा है, इसका मतलब क्या है? ये कवक पौधा से भी कुछ लेगा और पौधा क्या है? कवक से भी कुछ लेगा। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका के सबसे बाहरी जो आवरण होता है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। लेकिन अगर कोई जंतु कोशिका है, उसके बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली। पादप में कोशिका झिल्ली होता है, लेकिन पहले कोशिका भित्ति, उसके बाद कोशिका झिल्ली। लेकिन अगर जंतु कोशिका की बात करें तो कोशिका भित्ति नहीं होता, कोशिका झिल्ली से स्टार्ट होता है। तो यही अंतर है पादप कोशिका और जंतु कोशिका। अच्छा, कोशिका भित्ति पूछता है कि कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? काइटिन का। किसका? काइटिन। अच्छा, पादप का कोशिका भित्ति सेल्यूलोज। पादप का कोशिका भित्ति जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन। बायोलॉजी का थोड़ा टर्म है, दिक्कत होता है याद करने में, बहुत बार रटेंगे तो याद हो जाएगा, कैसा भी टर्म क्यों ना हो। तो जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन, कवक का कोशिका भित्ति काइटिन, और पादप का कोशिका भित्ति सेल्यूलोज। सूची मिलाना, बोन्स दिया उसका नाम, ब्रेस्ट बोन का हो जाएगा अस्टर्नम। कॉलर बोन किसको बोलेंगे? क्लेविकल को। नी कैप पटेला को पटेला बोलता है। शोल्डर ब्लेड स्केपुला। अस्टर्नम जो होता है ना, पसली। पसली टोटल कितना होता है? टोटल पसलियां कितना होता है? 12 जोड़ी। कितना? 12 जोड़ी। वही पसलियां को जोड़ने के लिए बीच में जो बोन्स होता है उसको क्या बोलते हैं? अस्टर्नम। अस्टर्नम पसलियों को जोड़ने का काम करता है, 12 इधर 12 इधर, और जो बीच में जिसके सहारे दोनों जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? अस्टर्नम। तो ब्रेस्ट बोन क्या हो जाएगा? अस्टर्नम। कॉलर बोन क्लेविकल। कॉलर बोन इसको बोलते हैं, जिसको ब्यूटी बोन भी बोला जाता है। ये पूरा हाथ को जो पूरा शरीर से जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? कॉलर बोन। इसको क्लेविकल बोलते हैं, और इसी को ब्यूटी बोन बोला जाता है। नी कैप पटेला, ये जो घूमता है उसको क्या बोलते हैं? पटेला। शोल्डर ब्लेड। शोल्डर ब्लेड भी यहाँ पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? स्केपुला। एक होता है पेल्विक। जैसे देखिए, क्लेविकल क्या है? हैंड को शरीर से जोड़ रहा, हाथ को शरीर से जोड़ रहा कौन? क्लेविकल। वही पूरा पैर को जो शरीर से जोड़ने का काम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? पेल्विक। क्या? पेल्विक। याद रखेंगे। हाथ में टोटल इसमें कितना बोन्स होता है? 2। कौन कौन? रेडियस और अल्ना। कौन कौन? रेडियस और अल्ना। इसमें कितना बोन्स? 1, जिसको बोलते हैं ह्यूमरस। क्या? ह्यूमरस। इसको ह्यूमरस। यहाँ पे जो 2 बोन पाया जाता है उसको क्या? रेडियस और अल्ना। ये जोड़ने का जो काम करता है क्लेविकल। सबसे बड़ी हड्डी फीमर। सबसे बड़ी फीमर, जिसको जांघ की हड्डी बोला जाता है। और नीचे में 2 पाया जाता है, क्या बोलते हैं? फीमर इसको बोला जाता है। और इसके नीचे जो 2 पाया जाता है क्या? फिबिया और टिबुला। क्या? फिबिया और टिबुला। फिबिया और टिबुला। जैसे इसको रेडियस और अल्ना, इसी तरह इसको फिबिया और टिबुला बोला जाता है। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? ब्रेस्ट। 4 1 2 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मानव शरीर में पूछ इसको अपेंडिक्स को बोलते हैं। हाँ, अपेंडिक्स को ही। मानव शरीर में पूछ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो पूछ जो होती है क्या? बृहदांत, जिसको क्या बोलते हैं? बरियात। क्या? बरियात। इसका देखिए, इसको 3 पार्ट में बांटा गया। ये पूछता है कि इनमें से कौन बरियात का भाग नहीं है। याद रखेंगे, बरियात को 3 भाग में बांटा गया: रेक्टम, कोलोन और सिकम। रेक्टम, कोलोन और सिकम। तो बृहदांत में जो पूंछ लगा रहता है सिक्कम में, किसमें? सिक्कम में। बृहदांत को क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स कहाँ रहता है? बरियात में। बरियात को कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में। कौन कौन? रेक्टम, कोलोन और सिक्कम। जो पूछ जो अपेंडिक्स लगा रहता है बृहदांत या बरियात के किस भाग में? तो सिक्कम में। किसमें? सिक्कम में। और बरियात का सबसे बड़ा पार्ट क्या कहलाता है? कोलोन। लार्जेस्ट होता है बरियात का सबसे बड़ा भाग, कोलोन। अच्छा, पाचन में बरियात कोई सहायता करता है कि नहीं? पाचन में कौन सहायता करता है? लगभग चीज का पाचन छोटी आंत में होता है। पाचन का काम है सिर्फ जल का अवशोषण करना। पाचन का सिर्फ एक बड़ी आंत का सिर्फ एक काम है जल का अवशोषण करना। बाकी पाचन मुख्य रूप से कहां होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत का भी भाग देख लीजिए, 3 भाग इसका भी होता है: डेडुनम, जेजुनम और इलियम। ये छोटी आंत का भाग है डेडुनम, जेजुनम और इलियम। बड़ी आंत का भाग है रेक्टम, कोलोन और सिकम। निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? किसको? विटामिन D2 को। ऐसे विटामिन डी को सिर्फ क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, लेकिन D2 को क्या बोलते हैं? आर्गो कैल्सीफेरॉल। D3 को कैले कैल्सीफेरॉल। D3 को कैले कैल्सीफेरॉल। आर्गो कैल्सीफेरॉल D2, कैले कैल्सीफेरॉल D3। विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टेकोफेरॉल। ठीक है।
मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है? फेफड़ा। श्वसन का क्रिया यहीं पे होता है। अच्छा बोले कौन सा ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। अगर ग्रंथि बोले तो हाइपोथैलेमस, और ऐसे उसका शरीर का भाग बोलेगा तो कौन? फेफड़ा, शरीर के ताप का नियंत्रण। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? रतन जोत। इसको इंग्लिश में जैट्रोफा भी बोलते हैं। कहीं कहीं रतन जोत नहीं लिख के जैट्रोफा हिंदी में ही लिख देता है, याद रखेंगे, रतन जोत या जैट्रोफा। क्या हुआ? ये सुनिए, एक रतन जोत या जैट्रोफा एक प्लांट है जिसके बीज से बनाया जाता है तेल। जैसे कि सीएनजी अभी यूज कर रहे हैं ना, तो सीएनजी है कि सीएनजी का यूज करने पर क्या है? पर्यावरण को ज्यादा प्रदूषण नहीं करता, इसीलिए सीएनजी का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी तरह इसका भी उतना प्रचलन नहीं बढ़ा, लेकिन कोशिश किया जा रहा है। ये इसका भी जब यूज किया जाएगा तो इससे पर्यावरण का कोई हानि नहीं होगा। जब बायोडीजल का यूज करेंगे तो उससे भी पर्यावरण का कोई हानि नहीं होगा, इसलिए इसका भी प्रचलन बढ़ रहा है धीरे धीरे। और इसका कहां से निकालते हैं? तो रतन जोत या जैट्रोफा के बीज से। किससे? बीज से। डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता? पोलियो में नहीं आता। डीपीटी होता है डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। तो डिप्थीरिया और टिटनेस तो है ही, पर्टूसिस को ही काली खांसी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पर्टूसिस को ही काली खांसी दिया जाता है पोलियो फंसाने के लिए, तो पोलियो नहीं होगा। कौन एक मछली है? समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा, इसका बहुत एग्जाम्पल है, देख लेंगे। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध किस नदी पे? सतलज नदी पे। और सबसे लंबा बांध बोलेगा तो? सबसे लंबा बोलेगा तो किस नदी पे? किस नदी पे? महानदी पे, उड़ीसा। और सबसे ऊंचा बोलेगा तो? सबसे ऊंचा बोलेगा तो टिहरी किस नदी पे? भागीरथी और बिलांगना के संगम पे, उत्तराखंड। भागीरथी और बिलांगना के संगम पे, उत्तराखंड। तो सबसे ऊंचा बोलेगा तो टिहरी, सबसे लंबा बोलेगा तो हीराकुंड, लेकिन सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बोलेगा तो भाखड़ा, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बोलेगा तो भाखड़ा। भाखड़ा नांगल इसको बोलते हैं। विश्व में सबसे कम आबादी वाला नगर? वेटिकन सिटी। सबसे कम आबादी वाला? और सबसे ज्यादा आबादी वाला? टोक्यो। सबसे ज्यादा आबादी वाला टोक्यो। निम्नलिखित में शांति का प्रतीक किसे माना जाता है? ओलिव की। ओलिव की शाखा यार शायद कबूतर को भी। ओलिव की शाखा और कबूतर। चक्र क्या है? प्रगति का प्रतीक। चक्र क्या है? प्रगति का। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन। समाचार पत्र और प्रकाशन स्थल? ली फिगारो पेरिस, वाशिंगटन पोस्ट। वाशिंगटन पोस्ट वाशिंगटन ही होगा। मर्डेका का जकार्ता। मर्डेका जो समाचार पत्र जकार्ता से निकलता है। ईस्टर्न सन सिंगापुर। डॉन कहां से निकलता है? कराची। कहां से? अपना इंडिया का हिंदू, द हिंदू चेन्नई से। द हिंदू। ईस्टर्न सन तो दिया हुआ है। द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज का मुख्यालय? लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग। यूरोपियन पार्लियामेंट बोलेगा तो उसका भी मुख्यालय कहां है? लग्जमबर्ग। यूरोपियन कम्युनिटीज का मुख्यालय भी लग्जमबर्ग, और यूरोपियन पार्लियामेंट भी बोलेगा तो उसका मुख्यालय लग्जमबर्ग। यूरोपियन कमीशन बोलेगा तो? यूरोपियन कमीशन बोलेगा तो उसका मुख्यालय ब्रुसेल्स। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। कब? 23 मार्च। 23 मार्च को अपना शहीद दिवस किनका? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। 23 मार्च कब? ईस्वी 23 बार 1931। 24 मार्च को क्या? कुछ नहीं बोल दीजिए। टीबी दिवस। हाँ, 24 मार्च को टीबी दिवस, सही बोले। टीबी टेलीविजन है, टीबी रोग जिसको अक्षमा बोलते हैं। 27 मार्च विश्व थिएटर दिवस, जिसको विश्व रंगमंच भी बोलते हैं। विश्व थिएटर दिवस या विश्व रंगमंच दिवस। 10 मार्च सीआईएसएफ का स्थापना। सीआईएसएफ का स्थापना कब बताए थे? 10 मार्च 1969। सीआरपीएफ के 30 साल बाद। सीआरपीएफ 1939। 60 साल बाद ना, 30 साल बाद। सीआरपीएफ 1939 और सीआईएसएफ 1969, 30 साल बाद। बोटेनिकल गार्डन किस शहर में? शिवपुर, पश्चिम बंगाल। शिवपुर, पश्चिम बंगाल। क्या ये क्वेश्चन पीछे नहीं छोड़ रहा है। राजघाट इसको क्या बताएं? बहुत बार हुआ। हाँ बोली। भारतनाट्यम। भारतनाट्यम। कुचिपुड़ी। यक्षगान। यक्षगान। कथकली।
मोहिनीअट्टम, कथक उत्तर भारत, कथक उत्तर भारत, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल, और सिर्फ कथक बोलेगा तो उत्तर भारत। मैन ऑफ डेस्टिनी के उपनाम से किसे जाना जाता? नेपोलियन बोला, नेपोलियन बोनापार्ट। ग्लैड स्टोन को बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन किनको? ग्लैडस्टोन को। अच्छा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। बोटेनिकल गार्डन सबसे बड़ा ये है कोलकाता में। एक मिनट रुके, देख लेते हैं बोटेनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है। दिल्ली में भी होगा लेकिन सबसे बड़ा नहीं जुड़ा। सबसे बड़ा बोलेगा कोलकाता, वही शिवपुर है। सबसे बड़ा नहीं जुड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा छूट गया वहां पे। हाँ, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन किनको बोलेंगे? ग्लैडस्टोन। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन बोलते हैं, कपिल देव को हरियाणा हरिकेन। क्लाइव लॉयड को सुपर कैट बोला जाता है। क्या? सुपर कैट। लिख रहे थे क्या? नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण किस पे हुआ? आईएनएस विक्रांत पे। फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी खिताब, रणजी ट्रॉफी खिताब सौराष्ट्र जीता। किसको हराकर? बंगाल को हराकर। किसको? बंगाल। तो सौराष्ट्र ट्रॉफी कौन जीता? सॉरी, रणजी ट्रॉफी कौन जीता? सौराष्ट्र। किसको हराकर? बंगाल को हराकर। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में? बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद। कहां? अहमदाबाद। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। नाबार्ड के नए अध्यक्ष साजी केवी। टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अलावत। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अलावत। उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में? मॉन्ट्रियल कनाडा। मॉन्ट्रियल कनाडा। धन्यवाद।